हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो विज्ञान का 2023 बोर्ड में पेपर आया था उसको हम लोग देखने वाले हैं। अब आप ये कहेंगे कि भैया हम 2023 का पेपर क्यों देखने वाले हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम तो 2024 के लिए है ना। फिर हम 2023 का पेपर क्यों देखें। तो भाई आप लोगों को 2023 का पेपर इसलिए देखना है क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके जो टॉपिक होते हैं, अगर आप उन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मान के चलिए भाई आपको बिना मेहनत करे आपके आसानी से 70 में 65 प्लस मार्क्स इजीली आ जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, केवल और केवल क्या करना है भाई कि जो भी मैं चीज़ें यहाँ बताऊंगा उन चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। इस वीडियो को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से देखना है। यहाँ मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा, मैं आपको टॉपिक बताऊंगा ना, जो भी क्वेश्चन है उसके टॉपिक बताऊंगा ना, तो वो जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको तैयार करने हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी चीज़ें हैं सब हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो भैया वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, हर एक चीज़ को अच्छे से समझ लेना। चलिए, तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर होती हैं कि भैया 15 मिनट का ये पेपर होता है, यानी कि आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है और बाकी का जो 3 घंटा होता है उसमें आपको पेपर को करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, उम्मीद करते हैं। फिलहाल जो जानकारी वाली चीज़ है वो भी बताएंगे, लेकिन भैया यहाँ पर देख लीजिए बोर्ड की कॉपी लेकर के आए हैं। इसका मतलब ये है कि बोर्ड की कॉपी में किस तरीके से प्रश्न आप लिखेंगे उसको भी हम बताने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि भैया 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं ना, आपको पता है। तो कौन कौन से बहुविकल्पी प्रश्न इस सेट में पूछे गए हैं और किस किस टाइप से प्रश्न आए हैं वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो हमारा खंड इसमें आ जाता है वो पार्ट ए यानी कि खंड आ। और ये जो खंड आ होता है इसमें क्या पूछा जाता है, तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। और कितने आते हैं, तो भैया ये आपके एग्जाम में 20 पूछे जाते हैं और जिसके लिए आपको 20 मार्क्स दिया जाता है। यानी कि अगर आप ये 20 के 20 सही कर देंगे तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे और केवल कितने मिनट में, 2 मिनट में। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भैया इन क्वेश्चन को आपको OMR सीट में भरना रहता है और OMR सीट में जो भी आप क्वेश्चन को इस तरीके से फिल करोगे उसमें ज़्यादा समय आपका नहीं जाएगा। केवल 2 मिनट के अंदर अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो 2 मिनट के अंदर आप सारे क्वेश्चन को कर लोगे। अब देखिए सबसे पहले कौन कौन से प्रश्न आते हैं तो उनको तो हम बता ही देते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है केवल अवतल दर्पण के लिए, सेकंड दे रखा है कि केवल उत्तर दर्पण के लिए, और तीसरा दे रखा है केवल समतल दर्पण के लिए, और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से सभी। यानी कि जो प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है, क्या भैया इन तीनों के लिए लगता है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल राइट होगा कि जो आपका प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है वो अवतल, उत्तल, समतल सभी दर्पण के लिए उपयोगी होता है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसी क्वेश्चन को इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा गया है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज ट्रू फॉर। जितने भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो किसी और चैनल पर देख सकते हैं। हालांकि अगर हम आपको समझाते चलेंगे तो आप यहाँ पर टिक जो आंसर हम लगाएंगे आप उसको टिक लगा करके अच्छे से समझ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। बाकी हिंदी मीडियम वाले के लिए हम पूरा समझाने वाले हैं। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, यानी कि किसी वस्तु का जो आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब है वो कहां पर बन सकता है। उत्तल लेंस द्वारा बन सकता है। अब देखिए इस प्रश्न में पूछा गया था किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, तो ऐसा कौन सा लेंस है जिसके द्वारा आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। अवतल लेंस के द्वारा बन सकता है, अवतल दर्पण द्वारा बन सकता है, उत्तल दर्पण द्वारा बन सकता है, कि भैया ऑप्शन ए और सी इन दोनों के द्वारा बन सकता है। तो देखिए किसी वस्तु का जो आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब है ना वो केवल और केवल भैया अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, अवतल दर्पण इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा वाला प्रश्न कौन सा है। चलिए इस सेट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये आपका किस चैप्टर से पूछा गया है, तो ये आपका विद्युत चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है ना। कह रहा है कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है चालक, अतिचालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी। इनमें से कौन इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा विद्युत रोधी। यानी कि डियर स्टूडेंट्स कि जो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ वो विद्युत रोधी होता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर
कि विद्युत शक्ति की इकाई है। तो आप सभी को सीधा बात याद रखना कि विद्युत शक्ति की इकाई हमारी वाट होती है। ठीक है ना, एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन था और सारे क्वेश्चन इस सेट में सिंपल हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि आगे के जो बड़े बड़े प्रश्न आएंगे उनको आप किस तरीके से और जल्दी तैयार कर सकते हो। यह वीडियो जिस स्टूडेंट ने शुरू से लास्ट तक देख ली ना, तो ये मान के चलिए उसका आधा जो डर है ना वो यहीं समाप्त हो जाएगा कि वो ये सोच रहा है कि भैया हम 70 में कितने नंबर लाएंगे और कैसा पेपर आएगा, हम कैसे करेंगे। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप तैयारी भी शुरू कर देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। ऐसे देखिए 5वां जो प्रश्न है, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर, यानी कि किसी केतली में यदि धारा है ना उसको हम 3 गुना कर दें तो केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी, यानी जो उत्पन्न ऊष्मा है उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी या फिर 12 गुनी हो जाएगी? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यानी किसी केतली में, कोई विद्युत रोधी केतली है, ठीक है ना, जो विद्युत उसमें है, और उस केतली में अगर हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो धारा 3 गुनी कर देने पर, यानी कि धारा का मान 3 गुना अगर हम कर दें तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, उसको हम बताएंगे आपको बाद में। फिलहाल इसमें से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो 9 गुनी हो जाएगी, यानी कि धारा जो होगी वो 9 गुनी हो जाएगी। चलिए इसे अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि एक व्यक्ति जो दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। असमर्थ का मतलब है कि दूर स्थित जो वस्तु है वो देख नहीं पाता है, उसके नेत्र में दोष होगा। यानी कि उसके नेत्र में कौन सा दोष होगा? ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष और ऑप्शन सी दे रखा है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से सभी। यानी कि भैया इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं, पास की दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब है उसमें निकट दृष्टि दोष है। और यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं अच्छी से दिखाई दे रही हैं परंतु पास की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं तो उसको दूरदर्शी दोष होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति कहां पर होगी? तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, फोकस पर वस्तु की स्थिति होगी। ये बहुत ज्यादा इजी प्रश्न था। काफी सारे स्टूडेंट्स को यहां पर प्रश्नों के आंसर पता चल रहे होंगे और काफी सारे लोग मेरे से पहले ही आंसर पता कर ले रहे होंगे। तो जो लोग पहले से आंसर जिनको पता है तो ये मान के चलिए भैया आपकी तैयारी एकदम 101% 100 अच्छी वाली हो रही है। और जिन लोगों को इनके आंसर नहीं पता है ना, वो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, हम आपके बहुविकल्पी प्रश्न बहुत सारे करवा देंगे तो आपकी वहां से तैयारी हो जाएगी। लेकिन बात आती है कि जो 50 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे तैयार करें, तो वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो को देखना। अब देखिए स्टूडेंट्स 7 नंबर प्रश्न तो हमारे खत्म हो चुके थे, 7 क्वेश्चन, लेकिन इसमें भाग 2 आता है, उपभाग 2, उपभाग 1, उपभाग 2, इस तरीके से उपभाग 3 भी आता है। तो उपभाग 3 में कौन कौन से प्रश्न हैं? उपभाग 3 में जितने भी प्रश्न आपके सारे के सारे प्रश्न केमिस्ट्री के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी प्रश्न केमिस्ट्री के हैं। और उपभाग 1 में जितने भी प्रश्न थे वो सारे क्वेश्चन फिजिक्स थे, यानी कि भौतिक विज्ञान के थे। इसमें केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। यानी कि जब हम लोग कार्बन को वायु के साथ जलाते हैं तो कौन सा उदाहरण इसमें से होगा? संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन या फिर वियोजन? बहुत इजी क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जब कोई पदार्थ यानी कि कोई 2 अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो भैया वो सिंपल से संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? तो H2 गैस निकलती है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन है कि सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु है। यानी कि सामान्य ताप हो और सामान्य दाब हो, तो ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य ताप और सामान्य दाब में द्रव के रूप में पाई जाती है? कैसे रूप में? द्रव के रूप में पाई जाती है। और वो कौन सी ऐसी अधातु है? ठीक है ना, धातु की बात नहीं कर रहा है, यहां पर अधातु की बात कर रहा है। तो बताइए कौन में इससे राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट क्लोरीन, ऑप्शन सेकंड ब्रोमीन, ऑप्शन थर्ड फ्लोरीन, फ्लूओरीन, ऑप्शन डी आयोडीन। राइट ऑप्शन क्या माय डियर स्टूडेंट्स? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है ना, ये राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है हमारा 11 नंबर कि प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। यानी कि प्रोपेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह है? देखिए पहला वाला दे रखा है ये अल्कोहल समूह, दूसरा दे रखा है आप लोगों का यहाँ पर ये आपका एल्डिहाइड है और ये कीटोन समूह,
है ना, ये आपका एल्डिहाइड समूह और ये आपका कौन सा है भाई, एसिटिक अम्ल, ये आपका कौन सा है, ओइक अम्ल, ठीक है ना, ये हमारा ओइक अम्ल का समूह है। चलिए इसमें से राइट ऑप्शन आपका एक हो जाएगा, ये वाला मैंने आपको बताया कीटोन यानी कि ओन निकल रहा है ना, तो इसका मतलब ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो राइट ऑप्शन होगा इसका जो समूह है वो है कीटोन। चलिए इसी तरीके के आगे के जो प्रश्न है उनको भी हम देखते हैं जल्दी जल्दी। चलिए आगे का जो हमारा प्रश्न नंबर 12 है, ये भी केमिस्ट्री का प्रश्न है, बट इसमें क्या पूछ दिया गया है कि कॉलम ए में दिए गए यौगिक का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। यानी कि भैया कॉलम ए वाले जितने भी यौगिक दे रखे हैं इनका मिलान आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉलम नंबर बी वाले से करना है। तो चलिए पहला ऑप्शन दे रखा है एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड वाला समूह देखते हैं कौन सा है इसमें। तो एल्डिहाइड वाला समूह कौन सा है भाई, पहचानिए। एल्डिहाइड का समूह मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां कहीं पर भी आप लोगों को इस तरीके का कुछ दिख जाए, आप लोगों को इस तरीके का, तो समझ लीजिएगा कि वो हमारा एल्डिहाइड समूह है। तो बताइए कौन सा आपका एल्डिहाइड समूह है, तो आप देख रहे हैं ये वाला एल्डिहाइड समूह, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ए वाले का बी हो जाएगा। और एल्काइन का कौन सा है, तो एल्काइन में भैया 3 क्या होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, और इसमें देखिए इसमें भी 3 बॉन्ड हैं, तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और उन दोस्तों तक शेयर कर देना जिनकी तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं हुई है और वो सोच रहे हैं कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे हमें ये जानकारी मिल जाए कि हम तैयारी कैसे करें, और अगर हम तैयारी करेंगे भी तो क्या तरीका है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिल रही है। देखिए मैचिंग वाला क्वेश्चन आया, ठीक है ना, आपका IUPAC वाला क्वेश्चन आया है ना, और देखिए किस किस टाइप से प्रश्न आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को नोटिस करते चलिएगा। अगला प्रश्न है सी नंबर की कार्बोऑक्सिलिक अम्ल, यानी कि कार्बोऑक्सिलिक अम्ल का कौन सा इसमें मिलान है, तो कार्बोऑक्सिलिक अम्ल का जो ये वाला होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है कि एल्केन का, हेलो एल्केन का, तो हेलो एल्केन का आपका ये हो जाएगा। अब ये क्यों हो जाएगा हेलो एल्केन का, तो भैया हेलो एल्केन में आप सभी को पता है, हेलो एल्केन में सबसे पहले आपका होता है एथिल, और एथिल के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि किसी भी एथिल में एथिल को साथ जोड़ देते हैं हम लोग कोई भी एल्कोहलिक समूह, हेलोजन समूह, तो ब्रोमीन आपका एक हेलोजन समूह का एक तत्व है। तो इस तरीके से हमारा ये मिलान पूरी तरीके से कंप्लीट और एकदम 100% सही है, ठीक है ना। और जिनको लग रहा है ये गलत है तो वो प्लीज, ये क्वेश्चन सही है, अब ये राइट है, समझ रहे हो ना। तो चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट प्रश्न नहीं है ये, क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है, यानी कि कार्बन जो परमाणु होता है इसकी संयोजकता कितनी होती है, तो आंख मिचकर 4 लगा देना, ठीक है ना, 4। चलिए इसी तरीके से 13 प्रश्न हमारे धीरे धीरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है ये हमारा उपभाग का तीसरा है, और मैंने आप लोगों को बताया था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारा बायोलॉजी का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये बायोलॉजी का पार्ट है। अब बायोलॉजी में कैसे प्रश्न आते हैं जरा उसको देख लीजिए। कह रहा है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, यानी कि भैया आप लोग अपने शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं, तो आपको इस वाले आंसर में यही बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, क्या जनन होगा, क्या पाचन होगा, क्या उत्सर्जन होगा, क्या परिसंचरण तंत्र होगा। देखिए भैया जब हम लोग अपने शरीर से पाचन करते हैं, लेकिन पाचन के बाद जो भी अपशिष्ट होता है उसको बाहर निकालने के लिए, यानी कि बाहर को फेंकने के लिए उत्सर्जन की क्रिया होती है, इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है, तो ऑप्शन दे रखे हैं क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अगला प्रश्न है अगला पॉइंट है हमारा, ऑप्शन है कि ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है, तो ये वाली क्रिया नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर देख लेते हैं, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण या फिर चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। देखिए प्राकृतिक वर्ण कह लो या फिर चयन द्वारा जैव विकास का जो सिद्धांत था वो आपके एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम याद कर लीजिए, चार्ल्स डार्विन।
इन्होंने ही प्राकृतिक वर्ण और चयन द्वारा जय विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है ना। चलिए इस तरीके से हमारे 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे? बहुत भैया आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं HW में दूंगा, यानी कि इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है ना। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप कमेंट करके बताना है भैया कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे। ठीक है ना, कमेंट करके बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए और कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? जो पुष्प होते हैं वो किस में एक लिंगी होते हैं? तो पपीता, सरसों, गुड़हल, मटर। क्या मटर का पौधा है? बताइए, मटर का पौधा है क्या? जी नहीं, मटर का पौधा नहीं है। पपीता इज द राइट आंसर, यानी कि पपीता जो होता है ये एक लिंगी होता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? ठीक है ना, जो ये कॉपर टी होता है मादा जनन तंत्र के किस भाग में स्थापित किया जाता है? अंडाशय में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में या फिर योनि में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गर्भाशय में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। कह रहा है कि किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कि किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो बिल्कुल सही। मतलब कि ये तो देखिए, ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य सत्य नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन सत्य है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन राइट नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन दे रखा है ये प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। इस क्रिया में पायरुविक या फिर पायरुविक अम्ल CO2 व इथेनॉल में परिवर्तित होता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन नंबर लास्ट है कि यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, तो भैया यही इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये वाला जो कथन है सत्य नहीं है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इस तरीके से हमने देखे टोटल 20 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण MCQ। अब ये मैं सबसे ज्यादा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भैया इन क्वेश्चन को देखिए तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आपको इतना नॉलेज तो हो ही जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न छोटे छोटे, देखिए कहीं आपको कोई प्रश्न बड़ा दिखा, देखिए छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं, देखिए सारे के सारे प्रश्न छोटे छोटे पूछे जा रहे हैं। बताइए कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों को 2 से 3 बड़ा बड़ा लाइन का दिखाई पड़ रहा हो? नहीं। तो पूछने का तरीका समझिए। क्वेश्चन जो होता है ना, बोर्ड हमेशा ऐसे क्वेश्चन को रखता है, अगर जिस भी स्टूडेंट ने अपना स्मार्ट वर्क लगा दिया और इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार कर लिया, तो मान के चलिए 20 के 20 प्रश्न उसके सही होने वाले हैं। देखिए ऐसा कोई प्रश्न आपको दिखा यहाँ पर जो कि बहुत ज्यादा बड़ा हो, जिसको यहां से लिखने में यहां तक पन्ना खर्च हुआ हो? ऐसा तो नहीं है, सब एक एक लाइन के प्रश्न है। इसका मतलब भैया कि आपको ऐसे प्रश्नों की तैयारी करनी है जो कि कैसे हैं? प्रश्न जो कि छोटे प्रश्न हैं। मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं प्रश्न छोटे प्रश्नों की बात कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इस तरीके से 20 क्वेश्चन हमारे यहां से कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, वो कहां कहां से पूछे जाते हैं वो सारी जानकारी हम देने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, जिसका आपको वेट था यानी कि भैया 50 नंबर कहां से हम पक्का करेंगे, तो अब हम बताने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें क्या होता है कि खंड बा आता है और इसको हम पार्ट बी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपके वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, और कितने कितने नंबर के आते हैं तो देख लीजिए 4-4 नंबर के प्रश्न होते हैं, और आगे और भी बड़े बड़े नंबर वाले प्रश्न आएंगे। तो अगर आप इनको छोड़ दोगे ना, तो आप भैया मान के चलो कि भैया आप लोग अच्छे नंबर नहीं लाने वाले हो। इसीलिए कह रहा हूं कि इन प्रश्नों को समझ लीजिए, और इसी टाइप के प्रश्न हर एक सेट में पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों के लिए, यानी कि अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। सिंपल सी बात है भैया कि अवतल दर्पण क्या होता है, सबसे पहले आपको वो बताना है, उसके उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख खींचिए। और जबकि वस्तु, अब देखिए कैसे और किस तरीके से आपको खींचना है। जब वस्तु अनंत पर हो और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो पहला ये दे दिया गया। दूसरा दिया गया फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच में हो। तो इस तरीके से आपको यहां पर कुछ दिया गया है। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स कि भैया आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है कि बोर्ड की कॉपी में आपको फुल नंबर दिया जाए। ठीक है ना, किस तरीके से आप लिखेंगे ताकि आपको फुल नंबर दिया जाए? तो इस तरीके से आप लिखेंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे आप लोग उत्तर, ठीक है ना, उत्तर लिख देंगे। अब लिखेंगे अवतल दर्पण, हेडिंग लगाएंगे अवतल दर्पण, ठीक है ना। इस तरीके से लिख के और इस तरीके से कुछ कर देंगे, लाइन वगैरह खींच के। देन इसके बाद यहां से आप लिखना प्रारंभ कर देंगे अवतल दर्पण क्या होता है। इसके बाद में आपको यहां पर 2 से 3 लाइन छोड़ने के बाद में
अवतल दर्पण के उपयोग आपको लिखने हैं। अवतल दर्पण के आप उपयोग लिख दीजिए, इस तरीके से लाइन खींच दीजिए और यहां पर सारी चीजें लिखते चले जाइए। और इसके बाद में आपसे पूछा गया था किरण आरेख, तो उसका भी नाम लिख दीजिए यहां पर, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले किरण आरेख। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले किरण आरेख, किरण आरेख, ठीक है ना। इस तरीके से लिखने के बाद इस पे भी आप लाइन खींच दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए। तो इस तरीके से जब आप लिखोगे ना तो एग्जामिनर जो होगा ना वो आपको समझ जाएगा कि इस स्टूडेंट ने दिमाग लगाया है और इसने हर एक चीज बहुत ही अच्छे से विजिबल की है। तो इसको भैया आसानी से हम क्या करेंगे भैया, फुल नंबर देंगे, इसको ऐसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे और यहाँ पर इसको कितने नंबर का था, 4 में 4 नंबर दे देंगे, आपको 4 में 4 नंबर दे देगा। चलिए समझ लीजिए, यहाँ पर आपको कैसे कॉपी लिखना वो भी समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए आपको इतना बता दिया, इतना काफी है, इतना कोई नहीं बताता, ऑफलाइन कोचिंग में तो मैं कभी नहीं बताता, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए अब आपसे पूछा गया है इसमें न्यूमेरिकल, ठीक है ना। कह रहा है कि अपवर्तन के नियम क्या हैं, अपवर्तन के क्या नियम हैं, 1 नंबर का तो यही प्रश्न आ जाता है। फिर कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए, है ना। फिर पूछा गया कि क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं। तो देखो यहां से यहां तक ये पूरा आपका क्या है, न्यूमेरिकल है, ये पूरा का पूरा आपका न्यूमेरिकल है। चलिए अब हम बात कर देते हैं, बता ही देते हैं आपको कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कैसे टॉपिक हैं जिनको आप तैयार करोगे तो आपके न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको वो सारी चीजें बताने वाले हैं जो आपको तैयारी करने में बेहतर करती है। देखिए न्यूमेरिकल के लिए बस ये 13 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, केवल और केवल ये 13 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है अवतल एवं उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ना है। यानी कि अवतल एवं उत्तल दर्पण से संबंधित जितने न्यूमेरिकल है उनको पढ़ लीजिए। फिर अवतल एवं उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस इनसे भी आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल। इसके बाद देखिए अपवर्तनांक से प्रश्न आते हैं न्यूमेरिकल वाले, लेंस की क्षमता से, दृष्टि दोष से आते हैं, प्रिज्म से, प्रकाश का अपवर्तन से पूछे जाते हैं, ओम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट, श्रेणी क्रम समायोजन वेरी 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 इंपॉर्टेंट इससे प्रश्न आते हैं, समांतर क्रम समायोजन इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, विद्युत ऊर्जा इससे भी प्रश्न आते हैं, चालक में उत्पन्न ऊष्मा इसमें से आते हैं, विद्युत शक्ति और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सारे टॉपिक हैं जिनसे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफी लोगों को पसंद आ रही होगी, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, वो सारी जानकारी आप छोड़ देंगे जो आप इस स्टूडेंट जो इस वीडियो को देखकर सीख रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा वाला वो प्रश्न पूछा गया कि ओम का नियम लिखिए। अभी मैंने आपको ओम का नियम बताया ना, कि हमने बताया कि ओम के नियम पर क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। अभी आपने जस्ट देखा, दोबारा दिखा दें क्या? चलिए भैया दोबारा भी दिखा देते हैं काफी लोगों को हम। देखिए ओम के नियम पर आया, न्यूमेरिकल आया कि नहीं आया, हम बता रहे हैं ना, उनको तैयार कर लीजिए जितने टॉपिक हम बता रहे हैं, बस न्यूमेरिकल कंप्लीट। न्यूमेरिकल लिखिए, ओम का नियम लिखिए, किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए, 40 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है, बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है, बल्ब में प्रवाहित धारा तथा इसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। कितना भैया, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जब आपने इस तरीके के 2 से 3 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो इस तरीके के प्रश्न आपके लिए बहुत हलवा लगने लगेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक और प्रश्न पूछा गया है कि चलिए स्टूडेंट्स, अब इसमें एक और प्रश्न 4 नंबर है कि चुंबकीय क्षेत्र। देखिए मैंने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी आपको बताया था ना, तो उससे संबंधित प्रश्न आया कि चुंबकीय क्षेत्र की किन्हीं 2 गुणों को लिखिए, है ना। किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के मैक्सवेल के कार्क स्क्रूक नियम को लिखिए, है ना। किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का प्रदर्शन कीजिए, है ना, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए अगर आप इन सारे क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो ये एक एक क्वेश्चन अलग अलग हैं। ऐसा यहाँ पर कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 2 से 3 पन्ने का है। ये सारे प्रश्न अगर आप देखेंगे तो ना, इसका ये अलग प्रश्न बन जाता है, इसका ये यहाँ तक ये अलग प्रश्न बन जाता है, ये यहाँ से एक अलग प्रश्न बन जाता है और ये यहाँ से एक अलग प्रश्न बन जाता है। इतना कर दोगे ना, सारे प्रश्न अलग अलग वाले, यहाँ से 2 2 4 और 2 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे।
ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से अथवा में प्रश्न आता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ बताइए। देखिए अगर जिन लोगों को टॉपिक नहीं बताएं तो हमने 120 ऐसे टॉपिक बताए हैं जो कि पूरे साइंस के हैं, और उन टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हो ना तो मान के चलिए भाई, ये जितने टॉपिक मैं बता रहा हूं ना, जहां से प्रश्न आ रहे हैं ये सारे वही टॉपिक से आ रहे हैं जो टॉपिक मैंने आपको बता रखे हैं एक वीडियो में, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। जब भी आपको ये वीडियो मिल रही है तुरंत देखने के बाद उस वीडियो को देख लेना। सारे क्वेश्चन जहां से पूछे जा रहे हैं वो सारे टॉपिक मैंने कवर करा रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए इंग्लिश में पूछा गया है। अब देखिए आगे के जो प्रश्न है उनको भी देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर हमारा उपभाग 2 आता है। देखिए उपभाग 1, उपभाग 2 इस तरीके से आपसे नए नए पैटर्न में आपका पेपर आ रहा है, ठीक है ना, तो उसको भी आपको समझते चलना है। उपभाग 2 में आपसे क्या पूछा जाता है? केमिस्ट्री। उपभाग 2 में केमिस्ट्री और उपभाग 1 में फिजिक्स। तो इसमें केमिस्ट्री में क्या क्या आया है? सबसे पहले समीकरण को संतुलित करना आया है। पहला प्रश्न आया समीकरण को संतुलित करने के लिए। दूसरा प्रश्न देखिए अभिक्रिया दे रखी है FeCO4 प्लस Cu में अभिकारक और उत्पाद बताना, यानी अभिकारक क्या है उत्पाद क्या है। ये दोनों आपके अभिकारक हैं, है ना, नहीं ये आपका अभिकारक है और ये दोनों उत्पाद हैं। एक चीज मिलकर जो बनाती है वो अभिकारक, जो मिलकर बनाती है वो अभिकारक होते हैं, और जो बनता है वो हमारा उत्पाद होता है। चलिए अगला प्रश्न था कि उसमें अपघटन द्वारा एक उदाहरण दीजिए, यानी उसमें अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है ना, तो इसका उदाहरण दे दीजिए। अगला प्रश्न हमारा यहां पर है क्वेश्चन नंबर 6। आपको यहां पर लिखना है IUPAC नाम, ठीक है ना। क्या लिखना है? IUPAC नाम। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये जो दे रखा है इसका IUPAC नाम क्या है? 1 2 3, यानी इसका IUPAC नाम एल्काइन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं ये किस तरीके से आपको बता दे रहा हूं एल्काइन हो जाएगा, तो इसके लिए आपको IUPAC नाम यौगिक बनाना सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस टाइप के जितने भी IUPAC नेम है सब कर लेंगे। क्योंकि भैया अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को देखिए, समझिए, और समझने के बाद IUPAC बनाना सीखिए, ठीक है ना। IUPAC का टॉपिक सीखिए, और जैसे मैंने यहाँ बताया कि समीकरण को संतुलित करने वाला टॉपिक सीखिए, है ना, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, इन सभी चीजों को सीखिए जाकर के। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। कह रहा कि निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या संयोजकता बताइए, ठीक है ना। इस टाइप से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी। अब देखिए आगे का जो प्रश्न नंबर हमारा 7 है। देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछी जाती है टिप्पणी। तो ऐसी कौन सी टिप्पणी है स्टूडेंट्स जो आपको तैयार करनी पड़ेंगी, और जो मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने एक वीडियो में टिप्पणी भी बता रखी, वही 120 वाली टॉपिक, 120 टॉपिक जिसमें मैंने बताए हैं ना, उस 120 टॉपिक वाली वीडियो है ना, उसमें मैंने टिप्पणी बता रखी है। हर वो चीज बता रखी है जिससे कि आप 70 में 70 नंबर ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 70 में 70 नंबर इस वीडियो को देख करके ला सकते हो। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, सारी टिप्पणी आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए ये प्रश्न पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी मैंने बता रखा है। छाल और अम्ल और क्षार क्या होते हैं, सारी प्रश्न हमने कवर करा रखे हैं यार। 120 वाली वीडियो जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उपभाग 3 आ चुका है। ये जो उपभाग है इसमें बायोलॉजी के प्रश्न आते हैं, यानी बायो के प्रश्न। तो बायो के प्रश्न किस तरीके के आते हैं मैंने आपको बताया था बहुत सारी वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में, कि भैया इसमें आपको लॉन्ग टॉपिक पर फोकस करना है। किस पर? लॉन्ग टॉपिक पर फोकस करना है। और लॉन्ग टॉपिक कहां से मिलेंगे, कैसे तैयार करें भैया? तो लॉन्ग टॉपिक तैयार करने के लिए 120 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो हमने बना रखी है। वीडियो कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वो वीडियो का लिंक फर्स्ट मैंने डाल रखा है, तो आप उस वीडियो को देख करके 120 वाले टॉपिक जितने भी हैं सबको तैयार कर लेना, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद ये जो प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है कि पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण प्रपोषण का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। लॉन्ग टॉपिक है, 4 नंबर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, और यह भी लॉन्ग टॉपिक है। विभिन्न पुष्प अंगों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। 2 लॉन्ग टॉपिक हैं, और मैंने सारे के सारे प्रश्न जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक से संबंधित प्रश्न आते हैं सारे करा रखे हैं। बस वो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को बनाने में मेहनत भी मेरी बहुत लगी थी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्शन भाई जरूर चेक कर लेना। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। तो आगे हमारे केवल ज्यादा प्रश्न नहीं रह गए हैं, थोड़े ही प्रश्न रह गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर बायोलॉजी का 10वां प्रश्न है कि मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए, है ना। ये भी आपका एक प्रकार का लॉन्ग टॉपिक है, और इसको भी मैंने क्या किया है, बता रखा है। बहुत सारे जितने भी लॉन्ग टॉपिक है ना, मैंने 120 इंपॉर्टेंट वीडियो वाली जरूर देख लेना, ये वीडियो जरूर देख लेना। ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। 11वां टॉपिक है कि प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित
प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इनके संचरण व प्रबंधन के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। इसी तरीके से अथवा में इसको नहीं करना तो इसको कर लीजिए कि मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। ठीक है, चलिए इस तरीके से इस वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को बताए 70 में 70 नंबर आप विज्ञान में किस तरीके से ला सकते हो, पूरा पेपर समझा दिया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो सभी स्टूडेंट को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की और वीडियो में। तो फिलहाल गुड बाय और गुड लक।